हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैश कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में। आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इस लेक्चर में जानेंगे कंपनी के जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और जो बैलेंस शीट है उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या रहेगा, प्लस कौन कौन से आइटम्स स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और बैलेंस शीट के अंदर हम प्रेजेंट करेंगे। आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए एक बुक हमने पब्लिश की है, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक बिजनेस से रिलेटेड। आपको सारे चैप्टर वाइज प्लस एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। बुक सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है। एक बुक के रिगार्डिंग क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या फीचर्स रहेंगे, किस तरह से आप परचेज कर पाएंगे, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर आई बटन में है, एक बार वो वीडियो जरूर देखें। अब इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। आपने 11th में पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक बार और डिस्कशन करेंगे। क्वालिटीज कौन कौन सी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बनाते क्यों है, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, मोटिव क्या क्या है, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट क्यों है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। इसके बाद क्या कमियां हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, लिमिटेशंस या फिर डीमेरिट्स, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल और बैलेंस शीट, इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या रहने वाला है। सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू मैनेजमेंट कम्युनिकेट करती है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के साथ कि एंटिटी की एक पर्टिकुलर डेट पर क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या सॉल्वेंसी पोजीशन है, और एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है करंट ईयर में। मतलब सीधी भाषा में बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी को कितना फायदा हुआ है करंट ईयर में, प्लस क्या कंपनी अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने में कैपेबल है या नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटीज साल में एक बार बनाएगी, लिस्टेड कंपनीज 3-3 महीने के बाद बनाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रिमेनिंग सारी कंपनीज पूरे साल का एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी। एनुअल रिपोर्ट्स थ्रू विच द मैनेजमेंट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स विद द फाइनेंशियल डेटा टू इट्स ओनर्स एंड वेरियस अदर एक्सटर्नल पार्टीज। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर के साथ कम्युनिकेशन के लिए, इन्हें कम्युनिकेट करने के लिए, इन्हें इंटीमेट करने के लिए। इंटरनल यूजर के अंदर आता है मैनेजमेंट इटसेल्फ, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर के अंदर आएगा जितने भी लोन प्रोवाइडर्स हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर है। जो सारे लोग या जो सारी एंटिटीज या जो सारी पार्टीज एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखती हैं या उनका कुछ रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वे सारे एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आएंगे। आगे कहता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनके अंदर मेनली तो दो ही स्टेटमेंट आते हैं। पहला है बैलेंस शीट, जिसे हम पोजिशनल स्टेटमेंट या फिर पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर डेट पर पोजीशन रिफ्लेक्ट करेगा। कौन सी पोजीशन? सॉल्वेंसी पोजीशन। और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, जिसे हम प्रॉफिटेबिलिटी या फिर इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये बताता है एंटिटी को करंट ईयर में कितना प्रॉफिट है। और एक बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दो ही आते हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, लेकिन एंटिटीज कुछ ऐसी हैं जिन्हें अपने कैश की पोजीशन बतानी पड़ेगी, कैश कहां से आया कहां गया, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी मैंडेटरी है। ये बात थी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। एक नंबर में यहां से डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो पहली क्वालिटीज है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ये क्वालिटी भी हो सकती है और ये डीमेरिट भी हो सकती है। रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये कहीं ना कहीं पास्ट पीरियड से रिलेट रहेगी, और इसके अंदर जो रिकॉर्डेड डेटा है वही मुझे स्टडी या फिर एनालाइज करने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट डेटा रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए जाएंगे हमेशा वही डेटा रिकॉर्ड करेंगे जिसका मॉनिटरी मेजरमेंट पॉसिबल है। द ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जिस कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन अकर हुआ है उसी कॉस्ट पर हम रिकॉर्ड करेंगे। द फिगर्स ऑफ वेरियस अकाउंट सच एज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा आर टेकन एज पर दी फिगर्स रिकॉर्डेड इन दी अकाउंटिंग बुक्स। तो अल्टीमेट जितने भी अपने पास फाइनेंशियल डेटा या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगी, हमेशा उसे कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। और इसीलिए एक पढ़ने हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो शायद आप लोगों ने 11th में पढ़ा हो। अगला कहता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस।
मैं अकाउंटिंग करते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो करनी होंगी, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, एटसेट्रा। तो सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कौन कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो क्यों कर रहे हैं? ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्ट कर सकें और इसे इजीली दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हम कंपेयर कर सकें कि किस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया जाए और किस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा नहीं लगाया जाए। लाइक convention of conservatism that states all the anticipated losses of future will be recorded as on today while anticipated profits will be ignored। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये हमने पिछली क्लास में डिबेंचर वाले पार्ट में भी कवर किया था। यहाँ डिबेंचर का मुझे रिडम्पशन यदि प्रीमियम पे करना है, रिडम्पशन करना है एट प्रीमियम, तो उस प्रीमियम को आज ही रिकॉर्ड करना होगा। कन्वेंशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि सारे फिगर्स रिकॉर्ड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू पे, और यदि डेप्रिसिएशन लगा हुआ है डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी जो कहता है वही आइटम एसेट माने जाएंगे जो मटेरियल है, अदरवाइज नॉन मटेरियल आइटम को एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ करेंगे। द यूज ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल, सिंपल एंड रियलिस्टिक। फाइनेंशियल अगर इस तरह के कन्वेंशन यूज करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक एंटिटीज के दूसरी एंटिटी के साथ कंपेयर हम इजीली कर पाएंगे। ये बात थी दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी कहती है अजम्पशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कुछ अजम्पशन में बेस्ड रहता है। अजम्पशन का मतलब सारी एंटिटीज उन्हें ये अजम्पशन फॉलो करनी ही होंगी। जैसे गोइंग कंसर्न है जो कहता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक चलेगी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में कि बिजनेस बंद करना हो। मनी मेजरमेंट, सारे वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, वही इवेंट्स रिकॉर्ड होंगी जिनका मॉनेटरी वैल्यू पॉसिबल है। इसके अलावा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कहता है कि जो पॉलिसी हमने लास्ट ईयर फॉलो की वही इस साल फॉलो करेंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है रेवेन्यू केवल तब रिकॉर्ड करेंगे जब रियलाइज हो पाए, अदरवाइज रियलाइजेशन का हमारे पास राइट नहीं रिसीव हुआ है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू और इनकम, सॉरी रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड होंगे, वेदर रेवेन्यू हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, एक्सपेंस हैज बीन पेड और नॉट। ये सारी बातें मैंने शॉर्ट में इसीलिए बताई हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा जहां तक है कि कितने तरह के कॉन्सेप्ट है, कितना कन्वेंशन है, कितनी assumptions है। अगला टॉपिक कहता है पर्सनल जजमेंट्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट भी फॉलो करने होंगे, जो भी शो करेगा, ये भी शो करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटीज। जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को लेकर, अकाउंटिंग एस्टिमेट है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कि कौन सा मेथड चूज करना है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो हर एक एंटिटी नहीं बनाती, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर एंटिटी क्रिएट करेगी तो इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगी। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनेगा। इन केस एंटिटी इस तरह के लॉस को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, वो प्रोविजन क्रिएट नहीं करती। लेकिन अगर प्रोविजन या फिर इस टाइप के लॉसेस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड करती है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर वे में प्रेजेंट होंगे। तो देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स व्हिच आर फॉलोड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, लाइक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एटसेट्रा। तो ये कुछ क्वालिटीज थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या नेचर। अगली बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव बना क्यों रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल यूजर को इंटीमेट करना अबाउट दी सॉल्वेंसी पोजीशन। दूसरा है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को इंटीमेट करना अबाउट दी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, गवर्नमेंट को बताना कितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया है, ताकि हमने टैक्स सही से निकाला या नहीं निकाला वो गवर्नमेंट चेक करेगी। तो पहला, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सॉल्वेंसी पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी पोजीशन डिनोट करती है कि बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं। इस सॉल्वेंसी पोजीशन का एनालिसिस के लिए, इस सॉल्वेंसी पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें अलग अलग टाइप की एनालिसिस टेक्निक पढ़नी होंगी। एनालिसिस टेक्निक अपने कोर्स में राजस्थान बोर्ड ने इस साल कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला टॉपिक हटा दिया है, तो मुझे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेक्निक केवल दो ही पढ़नी है इस साल, एक तो रेशियो एनालिसिस, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। सॉल्वेंसी पोजीशन स्टेट्स वेदर बिजनेस इज कैपेबल टू पे ऑफ इट्स डेट। सॉल्वेंसी पोजीशन ये बताती है क्या बिजनेस अपने डेट्स को पे ऑफ करने में कैपेबल है या नहीं, डेट्स चाहे लॉन्ग टर्म हो या वो हो शॉर्ट टर्म। These are prepared to provide adequate, reliable, and periodical information about economic resources and obligation of a business firm to investors and other external parties.
इंटीमेट करेंगे इंटरनल यूजर को, शेयर होल्डर्स को, कि क्या हमारे पास इतने फंड्स हैं, इन केस बिजनेस वाइंडिंग अप की कंडीशन आए तो अपनी लाइबिलिटी पेड कर पाएंगे या नहीं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में जो हमने डिवेंचर होल्डर से वादा किया है उनका पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। प्लस एक्सटर्नल पार्टीज को भी इंटीमेट करना जरूरी है कि क्या हम आपके ड्यूज पेड कर सकते हैं टाइमली या नहीं। दूसरा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन डिस्क्लोज करती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो मैं 11th क्लास में बनाता हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप में, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट उसी का एक्सटेंशन फॉर्म है, मतलब उसी को कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के फॉर्म में। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से तीन तरह के प्रॉफिट आएंगे, ग्रॉस, नेट और ऑपरेटिंग। हमेशा जितने भी शेयर होल्डर हैं उन्हें बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है कि बिजनेस कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो दे आर टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन विच आर गेनफुली बी यूटिलाइज टू प्रिडिक्ट, कंपेयर एंड इवेल्युएट द बिजनेस फर्म्स अर्निंग कैपेसिटी। It is related with the profits, that is operating profit. For this statement of P&L needs to be evaluated. और यदि हमें फ्यूचर के एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स का पता लगाना है तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन एक एंटीसिपेटेड या फिर फ्यूचर फोरकास्टिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बनाती है, जहां पर हमारा एस्टिमेशन कितना है, भविष्य में कितने कितने प्रॉफिट्स जनरेट होंगे पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अगला कहता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया जनरली तो दो ही बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट, लेकिन कुछ एंटिटीज कैश फ्लोज भी इंक्लूड करती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये इजीली पता लगा सकते हैं कि जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन में आया वो एसेट्स बेचने से आता है, गुड्स को बेचने से आता है, या फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कि है शेयर्स और डिबेंचर वहां से आ रहा है। प्लस पैसा जहां का आ रहा है, पैसे का पेमेंट, जो पैसा आया है उससे पेमेंट हम क्रेडिटर्स को कर रहे हैं, अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हम अपनी एसेट्स को खरीदने में पेमेंट कर रहे हैं। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको तीन कैटेगरीज में डिवाइड रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। ये ओवरऑल पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने लेक्चर नंबर 11 में, लेकिन जो इस बुक में कुछ चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ कहता है दे आर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल टू इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर प्रिडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग पोटेंशियल कैश फ्लोज इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, टाइमिंग एंड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज। तो यहाँ पर फ्यूचर एक स्टेटमेंट बनेगा जो फ्यूचरिस्टिक रहेगा, जिसमें हम भविष्य में कितना कितना कैश फ्लो जनरेट होगा और जो हम लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे उसके कंपैरिजन में अपने पास एडिक्वेट कैश होगा या नहीं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी उन्होंने डिवेंचर इश्यू किए हैं, जो भी माल उधार खरीदा है, डिवेंचर का रिडम्पशन एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद करना ही करना है। क्रेडिटर्स को जो हमने एग्रीमेंट किया उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना है। तो एंटिटीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब ये इवेल्युएट करेगी, ये एनालाइज करेगी क्या पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारे पास उस टाइम पर इतना कैश होगा या नहीं कि हम अपने डिवेंचर होल्डर को पैसा लौटा पाए, डिवेंचर रिडीम कर पाए और अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स का पेमेंट कर पाए। अगला कहता है टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस भी जज किया सकता है कि मैनेजमेंट ने जब शेयर्स इश्यू किए या डिबेंचर इश्यू किए तो इश्यू करते वक्त एक जो प्रोस्पेक्टस पब्लिक में जारी किया कि आपसे जो हम पैसा लेने वाले हैं ओनरशिप के फॉर्म में या फिर लोन के फॉर्म में, इस पैसे को यूटिलाइज इस तरीके से करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बताता है क्या वास्तव में वो फंड्स यूटिलाइज उसी फॉर्म में हुए या नहीं हुए। मैनेजमेंट का जो एस्टिमेशन था कि हम इतना प्रॉफिट फ्यूचर में जनरेट करेंगे, वास्तव में जनरेट हुआ या नहीं हुआ। They supply information useful for judging management's ability to utilize the resources of a business effectively. This can be analyzed through earning per share and return on investment. ये easily calculate कर पाएंगे earning per share, EPS और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के अंदर। अगला कहता है डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी है ताकि हम जो करंट ईयर में हमने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड करेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का मेथड लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है। जो हमने प्रोविजन बनाए बेड डेट्स के, प्रोविजन बनाए डिस्काउंट के, लास्ट ईयर फॉलो किया, इस साल फॉलो किया या नहीं। तो इस तरह की पॉलिसीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रेजेंट करनी पड़ेगी ताकि हम ये इजीली एनालाइज कर पाए लास्ट ईयर जो पोजीशन थी, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने के बाद थी, क्या करंट ईयर में वही पॉलिसी फॉलो हुई है या नहीं। अगर फॉलो हुई है
तब तो हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ। और इनकेस यदि फॉलो नहीं हुई, फॉलो नहीं करने के कौन कौन से रीजन थे? दीज रिपोर्ट्स हैव टू प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट पॉलिसीज कॉन्सेप्ट फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड द चेंजेस टेकन अप इन देम ड्यूरिंग द ईयर टू अंडरस्टैंड दीज स्टेटमेंट इन अ बेटर वे। अगर पॉलिसीज वही फॉलो हुई है तो इजीली कंपेयर करना पॉसिबल है। अगर पॉलिसी फॉलो नहीं हुई, प्रॉफिट्स में आएगा वेरिएशन, और वेरिएशन आने की वजह से हो सकता है कंपैरिजन इजीएस्ट फॉर्म में नहीं हो पाए। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस एंड इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव जितने भी हमने डिस्कस किए वही माने जाएंगे कुछ हद तक। सिग्निफिकेंस, तो पहला सिग्निफिकेंस है हेल्प्स इन एनालाइज मैनेजमेंट एफिशिएंसी। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को एनालाइज करने में, क्योंकि मैनेजमेंट ने जब शेयर इश्यू किए, डिबेंचर इश्यू किए, तो उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन रहेगा बिजनेस के अंदर, उस समय प्रोस्पेक्टस के थ्रू बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएंगे क्या वास्तव में उस पैसे का यूटिलाइजेशन वही हुआ या नहीं हुआ। फिर है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। ये फिस्कल पॉलिसीज हेल्प करेंगी गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी बनाने में। फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड विद द टैक्सेशन, टैक्स रिलेटेड पॉलिसी की क्या टैक्स की रेट रहेगी, प्लस ऑर्गेनाइजेशन ने जो टैक्स कैलकुलेट किया है, जो टैक्स का पेमेंट किया है, वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज हुआ या नहीं, उन्होंने सही से कैलकुलेशन किया है, सही टैक्स पेड किया है या नहीं किया। अगला कहता है बेसिस फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट। ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पता लगा सकते हैं कि इन्होंने टाइमली जो लाइबिलिटी पेड करनी थी वो की या नहीं, और इसी के बेसिस पर इन्हें क्रेडिट रेटिंग असाइन की जाएगी। फिर क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री वाइज असाइन करने के बाद बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये डिसीजन मेकिंग करेंगी कि इन्हें लोन देना चाहिए या नहीं। अगला कहता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। तो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो सोच रहे हैं कंपनी में शेयर्स खरीदने के बारे में, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के बाद ये इजीली डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे पैसा इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। कैसे डिस्कस करेंगे या कैसे एनालाइज करेंगे? उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, ये कुछ रेशियो चेक करने के बाद। अगला कहता है गाइड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, ऊपर वाला पॉइंट था पोटेंशियल या फिर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स पहले ही पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन्हें ये पता लगाना है क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वास्तव में प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं। तो उसके लिए इन्हें स्टेटमेंट ऑफ पीएल का एनालिसिस करना पड़ेगा। ये चेक करना पड़ेगा कि इनकम जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स के थ्रू आ रही है या फिर अदर इनकम जनरेट हो रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन इनकम है वो सेल्स के थ्रू जनरेट हो रही है, तब तो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय परफॉर्म अच्छा करेगी। लेकिन अगर इनकम जनरेट कर रही है अदर इनकम के फॉर्म में, मेन बिजनेस ऑपरेशन से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, किसी दूसरे सोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं, तब उस केस में जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी, लंबे समय में ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी। अगला है हेल्प स्टॉक एक्सचेंजेस। तो स्टॉक एक्सचेंजेस को हेल्प करेंगे जितने भी इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग लिस्टेड कंपनीज में, तो उनका पैसा सही इन्वेस्ट हुआ है या नहीं, और कोई भी कंपनी उसके उनके पैसे का मिस यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प द स्टॉक एक्सचेंजेस टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कैसे चेक करेंगे कि जो फंड रेज किया, इसका यूटिलाइजेशन सही से हो पाया या नहीं हो पाया। यूटिलाइजेशन के लिए यदि एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट है तो एसेट्स बैलेंस शीट की एसेट में दिखाई देंगी। अगर इस पैसे से हमने स्टॉक परचेज किया है, मतलब गुड्स परचेज किया है, रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड के फॉर्म में, वो पैसा बैलेंस शीट के अंदर होगा। अगला आगे कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन कौन कौन सी है। तो जो लिमिटेशंस अकाउंटिंग की है, सेम वही लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। पहली वाली है डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट सिचुएशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ही पास्ट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड रहेंगे, करंट सिचुएशन डिपेक्ट नहीं करेंगे। ऑल दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, हमने कोई मशीन या फिर कोई बिल्डिंग जिस ईयर में परचेज की, उसी रेट पर वो बैलेंस शीट में होगी, और उसमें से अगर डेप्रीशिएशन लगाया है हमने तो डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, और फिर डेप्रीशिएशन माइनस होने के बाद वो रिटर्न डाउन वैल्यू पर बैलेंस शीट के अंदर होगी। और इनकेस अगर मैंने बिल्डिंग परचेज की है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो ये जिस कॉस्ट पर परचेज की होगी उसी कॉस्ट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर मुझे दिखाई दे रही होगी। लेकिन जब बिल्डिंग की वैल्यू जिस साल परचेज की और उस साल से लेकर आज तक चेंज नहीं हुई होगी, बिल्कुल चेंज हो गई होगी,
और ज्यादातर केसेस में एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस रेट पर हमने परचेज किया है वही वैल्यू शो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मिसलीड कर रहे हैं यूजर को, ये गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट सिंस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज चेंजिंग, द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट सिचुएशन। तो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट पे डिनोट की है, शो की है, जबकि वास्तव में तो मार्केट वैल्यू कुछ और है। दूसरा कहता है एसेट्स मे नॉट रियलाइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसी एसेट्स होंगी, कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो फिक्टिशियस हैं, जो नॉशनल एसेट हैं, जिनका हम पैसा रियलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी एसेट साइड में हम शो करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कुछ ऐसी एसेट्स जिनसे पैसा रियलाइज नहीं हो पाएगा, तब भी हमें बैलेंस शीट के अंदर शो करना होता है। Accounting is done on the basis of certain conventions. Some of the assets may not realize the stated values. और कुछ assets ऐसी होंगी जो जिस वैल्यू पर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड है उस वैल्यू पर रियलाइज नहीं हो पाएंगी। If the liquidation is forced by the company, assets forced on the company, assets shown in the balance sheet reflected merely unexpired or unamortized cost. अगला कहता है बायस, जो मैनेजमेंट है वो अगर यूजर को मिसलीड करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 11th में ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। मैं ट्रेडिंग में यहां लिखता हूं परचेज और यहां लिखता हूं सेल्स। अब यदि सेल्स रिटर्न है तो ओरिजिनली मैं सेल्स रिटर्न यहां से माइनस करता हूं, लेकिन इनकेस अगर मैनेजमेंट इस रिटर्न को यहां माइनस नहीं करती है और वो दिखाते डेबिट साइड में टू रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न के नाम से, दोनों के प्रेजेंटेशन में केवल डिफरेंस है, आंसर जो वो हमेशा सेम आएगा। इससे अंतर क्या होगा, अगर मैं ये रिटर्न इस साइड नहीं दिखाता हूं, सेल्स रिटर्न दिखाता हूं डेबिट साइड में, आंसर सेम वही रहेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, यहां पर अगर यूजर ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से पढ़ना नहीं जानते तो उन्हें लगेगा ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स इतने अमाउंट की हुई है, जबकि उसमें से कुछ अमाउंट का माल तो लौट के आ ही गया, कायदे से हमें ये माइनस करना था, वो माइनस नहीं किया, यूजर मिसलीड होगा। तो ये बायसनेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते वक्त। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द आउटकम ऑफ द रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन यूज्ड एंड पर्सनल जजमेंट मेड इन डिफरेंट सिचुएशंस। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की पॉलिसी फॉर्म करेंगे या पॉलिसी फॉलो करेंगे ताकि हम यूजर को मिसलीड करें, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज नहीं करें। इसके लिए एग्जांपल एक और, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रिएट कर रही है, और सेम ऐसी इंडस्ट्री में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट नहीं कर रही है। जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं कर रही है, अकाउंटिंग कहता है जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं लाइक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ये मैंडेटरी नहीं है, ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर फॉर्म होंगी। अगर आपको लगता है पैसा डूबेगा तो आज ये प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रॉफिट्स को कम नहीं करना चाहती, आपको ये पता होना जरूरी है प्रोविजन फॉर बेड डेट से प्रॉफिट होता है कम। कम क्यों होगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट की ये आएगा डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ये आएगा डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट होगा कम। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बनाया तो प्रॉफिट कम ही नहीं हुआ, प्रॉफिट कम नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया ओवर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड। तो कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस और कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा पॉसिबल है कि प्रॉफिट्स ओवर स्टेट हो जाएं और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अट्रैक्ट हो इस तरह की कंपनी के साथ। किस कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा है दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में, तो यहां पर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला बात करें, अगला है एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन शो करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर, और ट्रायल बैलेंस एक समराइज्ड स्टेटमेंट है, समराइज्ड स्टेटमेंट है। तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी समराइज फॉर्म में, ना कि डिटेल्ड फॉर्म में, तो यूजर के पास इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो कुछ डिसीजन मेकिंग कर पाए। अगला है वाइटल इन्फॉर्मेशन मिसिंग। तो वाइटल मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल क्वांटिटेटिव डेटा को इंक्लूड करता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो फुट नोट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। बैलेंस शीट डज नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लॉस ऑफ द मार्केट्स एंड सीजेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स, क्योंकि ये सारी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन अंदर होती है कवर।
तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन से डील फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करता है, केवल क्वांटिटेटिव से डील करेगा। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूजर्स के लिए वही हमने डिस्क्लोज नहीं की, तो ये भी एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगला है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जो इसी के अंदर हो जाएगा कवर। और फिर है दे आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स। Statement of P&L disclose the profit or loss for a specific period. It does not give an idea about the earning capacity over time. Similarly, the financial position reflected in the balance sheet is true at the point of time. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमेशा पास्ट पीरियड के पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बनी है, फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं है। तो चाहे बैलेंस शीट हो या पीएनएल हो, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो नेक्स्ट ईयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि भविष्य में कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन लाइबिलिटी के बारे में जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगी, कितनी एसेट्स कितनी लाइबिलिटीज है। बैलेंस शीट ये तो बता सकती है कि भविष्य में कितनी लाइबिलिटी और पेड करनी है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि एसेट से पैसा रिलाइज होगा या नहीं। ये बात थी आखिरी लिमिटेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। अब बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के हैं। मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो ही टाइप के हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बैलेंस शीट को मैं पहले ही बात कर चुका हूं, पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, पीएनएल को बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट। लेकिन आगे कहता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, ये बात भी हम कर चुके हैं। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड ऑल्सो इंटरनल नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर इज ऑल्सो नीड टू नो अबाउट मूवमेंट्स ऑफ फंड्स, फंड्स के मूवमेंट के लिए, and changes in the financial position of the company. For this purpose, a cash flow statement is prepared. फंड का मूवमेंट, पैसा कहां से आया, पैसा ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, मतलब लोन को लेकर आ सकता है या शेयर्स जारी करके आ सकता है। पैसा आ सकता है एसेट्स के थ्रू, एसेट्स को बेचकर, या फिर एसेट से डिविडेंड या फिर रेंट जनरेट करके। पैसा आ सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मतलब गुड्स को बेच के। ये हमें पता लगेगा या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से या फिर कैश फ्लो से। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कैश का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि चाहे सेल्स क्रेडिट हो या सेल्स कैश में हो, पूरी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। लेकिन अगर वो कैश में हो रही है तभी आएगी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे कहता है एवरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, हर एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, इसे अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी है एज पर दी शेड्यूल 3। पार्ट ए जिसके अंदर है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और पार्ट बी के अंदर है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, हर एक कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, इन्हें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पार्ट बी, बैलेंस शीट पार्ट ए जो मेंशन है शेड्यूल 3 में, कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 3 के अंदर, सेम वही फॉर्मेट में बनाना होगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, एक्सेप्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। आगे कहता है एंड नोट्स टू अकाउंट देयर टू इन अकॉर्डेंस विद द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन द रिवाइज्ड शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट समराइज्ड फॉर्म वाले स्टेटमेंट है, समराइज स्टेटमेंट है, इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम शो नहीं कर सकते, इसीलिए इसके साथ साथ नोट्स टू अकाउंट बनाना भी जरूरी है। एक पर्टिकुलर हेडिंग जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या बैलेंस शीट के अंदर आई, उसके अंदर कौन कौन से सब आइटम्स भी आएंगे। बात करें फॉर्मेट की, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 पार्ट ए बैलेंस शीट है। फॉर्मेट में सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या नाम है और ये बैलेंस शीट किस डेट को मैं बना रहा हूं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम नोट नंबर, ये मेरे नोट्स जो फॉर्मिंग पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट के। फिर इसके बाद ये फिगर है करंट ईयर के आखिरी दिन, और ये फिगर अगले कॉलम में आएंगे प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन। मतलब बैलेंस शीट के अंदर मुझे कंपैरिजन करने के लिए पिछले साल की इंफॉर्मेशन को करंट ईयर की इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर लूं या इजीली कर पाऊं, इसीलिए 2 साल का डेटा गिवन होता है। सबसे पहली हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड की, और एसेट साइड की मेजर हेडिंग एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में मेजर हेडिंग है 4, शेयरहोल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। जो पैसा कंपनी के ओनर्स ने लगाया हुआ है या फिर उनके लिए कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो आएगा शेयरहोल्डर फंड्स के अंदर। ऐसी एप्लीकेशन मनी जिसे अभी शेयर्स अलॉट करना बाकी है वो आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट होगा ऑपरेटिंग साइकिल के बाद या फिर 12 महीने के बाद, नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं।
और ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट होगा 12 महीने के अंदर, वो है करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में एक तो आएगा शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या वो हो प्रेफरेंस। और शेयर कैपिटल भी कौन सी आएगी? पेड अप शेयर कैपिटल। मैंने आपको बता दिया है पहले ही कंपनी वाले लेक्चर्स में, शेयर्स वाले लेक्चर मतलब मेरा लेक्चर नंबर 5, कि इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आती है हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल, ना ऑथराइज आएगी ना इश्यूड आएगी, आएगी हमेशा पेड अप। कंपनी ने जितना पैसा मांगा वो पूरा रिसीव कर लिया है, तब इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर वो आ जाएगा। अगला है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व चाहे वो जनरल हो या स्पेसिफिक हो, रिजर्व चाहे जनरल रिजर्व हो या कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई से भी रिजर्व हो, ये सारे स्पेसिफिक के अंदर आएंगे। और जनरल रिजर्व जिनसे हम प्रॉफिट, जिनसे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जनरल के अंदर आएंगे। सरप्लस जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, इसका ऐसा पार्ट जो हम अप्रोप्रिएट नहीं कर पाए, जिसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स आएगी मेरी सरप्लस के अंदर, रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स मतलब जिनसे, जिन्हें हम फ्यूचर में शेयर्स जारी करेंगे, आज शेयर जारी नहीं कर रहे हैं और फ्यूचर में शेयर जारी करेंगे कम रेट पर, कंसेशन रेट पे। अगला शेयर एप्लीकेशन की बात मैं कर चुका हूं। अब नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटीज जो 12 महीने के बाद पेड करनी है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इसके अंदर आएगा डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन। डेफर टैक्स लाइबिलिटीज, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट में डिफरेंसेस होने की वजह से कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को लेकर कुछ लाइबिलिटी या फिर एसेट्स जनरेट होगी, वो मानी जाती है डेफर टैक्स लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ऐसे प्रोविजंस, ऐसी फ्यूचर की एंटीसिपेटेड लाइबिलिटीज, ऐसे प्रोविजंस या फिर ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर से कंसर्न है, भविष्य में पेमेंट होगा, वो सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, प्रोविजन फॉर क्लेम, ऐसे वारंटी क्लेम जो 1 साल के बाद पेड करने हैं। फिर है अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो ऊपर कहीं भी कवर नहीं हुई, वो आएगी अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड क्रेडिटर है, ट्रेड क्रेडिटर या फिर ट्रेड पेबल है, इसका पेमेंट हम करने हैं 12 महीने के बाद, इनसे एग्रीमेंट किया हुआ है कि पेमेंट होगा 12 महीने के बाद, तो ये बैलेंस शीट वाले दिन प्रेजेंट करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में। अब बात करें अदर, अब बात करें करंट लाइबिलिटीज की, ऐसी लाइबिलिटी जो पेड करनी है 12 महीने के भीतर। इसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, जो हमने लोन लिया है छोटे टाइम पीरियड के लिए, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। फिर ट्रेड पेबल जिसके अंदर आएगा क्रेडिटर, और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को हम एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं, एक्सेप्टेंस। इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज जो ऊपर और प्रोविजन के अंदर कवर नहीं होगी, वो आएगी अदर में, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में याद रखना है केवल वही प्रोविजन आएंगे जो लाइबिलिटी से कंसर्न है। ऐसा प्रोविजन जो एसेट से कंसर्न है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नहीं आएगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आना है प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है तो। अदरवाइज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहां नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन स्पेसिफिक एसेट साइड से ही मैनेज करेंगे। ये बात थी ओवरऑल लाइबिलिटी साइड में। अगला एसेट में सबसे पहली हेडिंग नॉन करेंट एसेट और दूसरी हेडिंग करेंट एसेट। नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट में सबसे पहला जो सब हेड है वो है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर है 4। टेंजिबल, टेंजिबल में आएगा बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, प्लांट या प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। इंटेंजिबल ऐसी एसेट्स जो आंखों से दिखाई नहीं देगी, इंटेंजिबल इन नेचर है। इसके अंदर आएगा गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस फीस। कैपिटल डब्ल्यूआईपी ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसी फिक्स्ड एसेट जो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है वो आएगी कैपिटल डब्ल्यूआईपी के अंदर। और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जो भी पूरे तरह से डेवलप नहीं हो पाई हैं, पूरे फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं, पूरे फॉर्म में क्रिएट नहीं हो पाई हैं, वो आएंगी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के अंदर। ये पहला सब हेड। अब है दूसरा
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमने लंबे समय के लिए किए, वो भी हमने इन्वेस्टमेंट आज किया है होल्ड, बेचेंगे 12 महीने के बाद। या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमने ट्रेड पर्पस के लिए परचेज नहीं किए, खरीदने बेचने के लिए परचेज नहीं किए, वो आएंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर है डेफर्ड टैक्स एसेट, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनी एक्ट में वेरिएशन की वजह से या तो एसेट्स जनरेट होगी या फिर लाइबिलिटी जनरेट होगी। अदर सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे लोन्स जो हमने लंबे समय के लिए दिए हैं, इनका पेमेंट आएगा 12 महीने के बाद। याद रखें, अगर एडवांसेस लिखा हुआ है, एग्जाम में आया लोन्स एंड एडवांस, एग्जाम में आया एडवांस, एग्जाम में आया लोन्स। अगर केवल लोन लिखा हुआ है, मानेंगे लाइबिलिटी है, वो भी कौन सी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, वो मानी जाएगी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अगर लिखा हुआ है एडवांस, माना जाएगा वो एसेट्स है, कौन सी एसेट, नॉन करेंट। नॉन करेंट के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर लिखा हुआ है लोन्स एंड एडवांस, तब ये वापस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएगा। इसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट जो ऊपर कहीं भी कवर नहीं हुई, वो आएगी अदर नॉन करेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा से पैसा रिलाइज होना है 12 महीने के बाद, वो आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट में। अब करंट एसेट की बात करें, ऐसी एसेट्स 12 महीने के अंदर कैश में रिलाइज होंगी। सबसे पहला करंट इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो परचेज किए हैं बेचने के लिए, वो भी 12 महीने के अंदर ही हम इन्हें बेच देंगे, वो करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के अंदर आएगा स्टॉक, चाहे वो फिनिश गुड का हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश्ड गुड हो, रॉ मटेरियल हो, WIP हो, प्लस इसी के अंदर आएगा लूज टूल्स। लूज टूल मतलब फिक्स एसेट का ऐसा पार्ट जो हम 1 साल के भीतर ही यूज कर लेंगे, या फिक्स एसेट के जो भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं वो आएंगे लूज टूल्स के अंदर। ट्रेड रिसीवल, इसके अंदर आएगा डेटर प्लस बिल्स रिसीवल। अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके अंदर कैश, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो मेरा आखिरी टॉपिक रहेगा, आखिरी लेक्चर रहेगा इस क्रैश कोर्स सीरीज का, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें देखेंगे। लेकिन अभी याद रखें, कैश का मतलब है कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक, और जबकि कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने के अंदर हो जाएंगे कैश में कन्वर्ट, वो आएगा कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे एडवांसेस जो छोटे समय के लिए दिए गए हैं, 12 महीने के अंदर हो जाएंगे कैश में रिलाइज। और अदर करंट एसेट जो ऊपर वाली पांचों के अंदर कहीं भी कवर नहीं हुई, वो आएगी अदर करंट एसेट में। फॉर एग्जांपल, प्रीपेड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवांस टैक्स एटसेट्रा। ये कुछ बात थी बैलेंस शीट के प्रॉपर डिटेल्ड फॉर्मेट के बारे में। एग्जाम में आपके क्लास 12th में केवल और केवल हेडिंग सब हेडिंग आने वाली है, जिसका मैंने क्वेश्चन आगे कवर भी किया है। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, केवल मैक्सिमम आ सकता है हेडिंग सब हेडिंग से रिलेटेड, या फिर अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तो कुछ आइटम्स दिए होंगे, वो मुझे केवल बैलेंस शीट में करने होंगे अरेंज। अब दूसरा पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो वापस नेम ऑफ द कंपनी, फॉर्मेट कब बनाने वाले हैं, किस टाइम पीरियड के एंड में, पर्टिकुलर ईयर के एंड में, करंट ईयर, करंट रिपोर्टिंग पीरियड और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। स्टेटमेंट ऑफ P&L स्टार्ट होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो मैंने क्लास 11th में डिस्कस किया है, ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट, जो हम लोगों ने जो हमने पढ़ा है क्लास 11th में, ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट, उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे बोलते हैं सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, और सेल्स भी कौन सी, नेट। नेट सेल्स कैसे निकालेंगे, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। फिर है अदर इनकम, ऐसी इनकम जो हमने सेल्स के अलावा जनरेट किए, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। अब बात करें एक्सपेंस की, ये मेरा सारा हो गया रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फर्स्ट प्लस सेकंड। अब एक्सपेंस की बारी। एक्सपेंस में अब एंटिटीज या कंपनीज दो तरह की हो सकती हैं, एक कंपनी ऐसी जो डील कर रही है ट्रेडेड गुड्स में या रेडीमेड गुड्स में, और एक ऐसी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, रॉ मटेरियल परचेज करती है, फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, फिर बेचेगी। तो यहां पर ये मैंने कवर किया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के लिए। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस इन्होंने जो परचेज किया रॉ मटेरियल का, नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस इस पर जो भी फ्रेट वगैरह पेड हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पेड हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इनकेस अगर ये आ गया कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक किस हेडिंग और किस सब हेडिंग के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट होगा एक्सपेंस के अंदर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऐसी एंटिटीज, ऐसी कंपनीज जो फिनिश्ड गुड में ही डील करती हैं, तो वो जो भी स्टॉक परचेज करेंगी वो आएगा इस हेडिंग के अंदर। दूसरा है चेंजेस इन, अगला चेंजेस इन इन्वेंट्री, चाहे वो फिनिश गुड का हो या वो WIP का हो, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एंड WIP। अगला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो भी एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट कर रही है, वेजेस का, सैलरीज का, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, या उनके लिए कोई भी ग्रेचुटी वगैरह का पेमेंट करेगी, वो सारा आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फाइनेंस कॉस्ट, जो भी लोन लिया है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज है फाइनेंस के, शॉर्ट टर्म सोर्सेज है फाइनेंस के, उस पर जो भी इंटरेस्ट पेड होगा, ब्रोकरेज वगैरह पेड होगा, सारा आएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी डेप्रीसिएशन का अमाउंट है फिक्स्ड एसेट पे, और अमोर्टाइजेशन जो भी हमने इंटेंजिबल एसेट्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेज अमोर्टाइज किए। अदर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस ऊपर कहीं भी कवर नहीं हुए वो सारे जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। यहां से मेरा सारे आइटम्स को जुड़कर आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। अब मेरा आ चुका टोटल एक्सपेंस। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कौन सा, बिफोर टैक्स वाला निकालेंगे, तो टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंस, मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करेंगे करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनाएंगे वो जानने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि एग्जाम में अगर आया प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओ तो मैक्सिमम आएगा CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, यहां से वो कवर नहीं होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बात थी स्टेटमेंट ऑफ P&L के फॉर्मेट की। अपनी बुक में ये फॉर्मेट यहीं तक गिवन है, लेकिन हमें ये वाला पार्ट भी पढ़ना होगा। जैसे पार्टनरशिप में फॉर्म ने प्रॉफिट जनरेट किया, फिर फॉर्म ने उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया पार्टनर्स के बीच में, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करेगी इस प्रॉफिट को बांटेगी, बांटेगी इनमें मालिकों में, लेकिन मालिकों में बांटने से पहले, डिविडेंड के फॉर्म में बांटने से पहले उस प्रॉफिट में से बनाई जाएंगे रिजर्व, और रिजर्व दो टाइप के हैं, स्पेसिफिक और जनरल, मैंडेटरी रिजर्व और ऑप्शनल रिजर्व। तो कंपनी को प्रॉफिट का करना होगा एप्रोप्रिएशन, किस किस फॉर्म में करेंगे वो देखें। सबसे पहले कंपनी ट्रांसफर करेगी मैंडेटरी रिजर्व्स में, ऐसे रिजर्व्स जो मैंडेटरी हैं, जिसके अंदर कवर होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम होगी, शेयर कैपिटल बाईबैक होगी, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जब भी डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा। तो डिबेंचर के रिडम्पशन से पहले कंपनी को हर साल की आखिरी दिन जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उस दिन पर्टिकुलर अमाउंट का रिजर्व क्रिएट करना होगा डिबेंचर होल्डर्स के लिए। इसके अलावा जितना भी ट्रांसफर करेंगे ऑप्शनल रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व में। इसके बाद कंपनी जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड है वो करेगी डिक्लेयर, डिविडेंड पर लगता है DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो भी करना होगा ऐड। प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कंपनी ने मैंडेटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ऑप्शन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद कंपनी डिक्लेयर करेगी इंटरिम और फाइनल डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इंटरिम और फाइनल, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बारे में जो डिटेल में डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि इस टॉपिक में से ज्यादातर जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो तो या तो मुझे डिस्कस करना है रेशियो एनालिसिस में या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में। डिविडेंड इक्विटी पर देने के बाद ये मेरा होगा टोटल एप्रोप्रिएशन, मैंने करंट ईयर का प्रॉफिट जो बांट दिया इस तरीके से। मैक्सिमम कंपनी कितना बांट सकती है, जैसे पार्टनरशिप में था मैक्सिमम फर्म कितना प्रॉफिट बांट सकती है जितना अवेलेबल है, ऐसे ही कंपनी कितना प्रॉफिट बांट सकती है जितना अवेलेबल है। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट पॉइंट नंबर 7 में अवेलेबल था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टोटल प्रॉफिट पॉइंट ए तक। तो अवेलेबल प्रॉफिट पॉइंट नंबर 7 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा टोटल एप्रोप्रिएशन पॉइंट नंबर ए वाला। माइनस करने के बाद आ जाएगा करंट ईयर का कितना रिटेन्ड अर्निंग बचा हुआ है, कि कितना प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट में से बचा है। ऐसे ही कैलकुलेशन हर साल करंट ईयर में की है, ऐसे ही की होगी लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर तक के जो प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे करंट ईयर की रिटेन्ड अर्निंग में, फिर ये अमाउंट लेकर जाएंगे बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर।
इसका डिटेल्ड जो क्वेश्चन है वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही करेंगे। यहाँ पर मैंने केवल एक बेसिक आइडिया आपको बता दिया है कि कंपनी प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कैसे करती है, ये हम वापस डिस्कशन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। एक बार वापस बता दो। सबसे पहले तो प्रॉफिट अवेलेबल होगा आफ्टर टैक्स वाला, उसमें से माइनस करेंगे कंपल्सरी रिजर्व, माइनस करेंगे जनरल रिजर्व, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस करेंगे कोई डिविडेंड। चारों अप्रोप्रिएशन के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कहलाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स करंट ईयर की, इसमें ऐड करेंगे पिछले साल की रिटेन्ड अर्निंग, हो जाएगा फिर बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में। अब बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन की आइटम किस हेडिंग और किस सब हेडिंग के अंदर आएगी। हेडिंग को बोलते हैं मेजर हेड और उसके अंदर के हेडिंग कहलाएगी सब हेड। जैसे सबसे पहले है गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो इसका जो मेजर हेड है वो है नॉन करेंट एसेट और सब हेड है फिक्स एसेट। अगला है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर हम रिडीम करने वाले होते हैं लंबे समय में, तो ये कहीं ना कहीं मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये जाएगी अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में इनकेस एग्जामिनेशन में हो। मुझे ये समझ में आ गया है कि ये जाएगा नॉन करंट में, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा नॉन करंट के अंदर किस हेडिंग में जाएगा। तो ज्यादातर केसेस में अदर वाली कैटेगरी के अंदर जाएगा, चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो, करंट लाइबिलिटी हो, नॉन करंट एसेट हो या करंट एसेट हो। अगला है शेयर फॉरफीचर, ये जाएगा शेयर होल्डर फंड के अंदर। शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में जो भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप या पार्टली पेड अप कैपिटल होगी उसमें करेंगे प्लस। कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व है, तो शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। अगला एक्सेप्टेंस, मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस बोलते हैं बिल्स पेबल को, तो ये जाएगा करंट लाइबिलिटी की ट्रेड पेबल के अंदर। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल। फिर है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक पेड नहीं हुई है, मतलब ये मेरी बन गई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो जाएगी करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि एक बार इंटरेस्ट हो जाती है आउटस्टैंडिंग, बहुत जल्दी हमें वो पेड करनी होगी, वो इंटरेस्ट पेबल ऑन डिमांड है। अगला है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, ये आ गया एक्रूड इंटरेस्ट, ये भी करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में। ऐसी इंटरेस्ट जो ड्यू ही नहीं हुई अभी, लेकिन ईयर क्लोज होने की वजह से, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हमें वो करनी होगी रिकॉर्ड। अगला इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट है एक्रूड इंटरेस्ट, ये हमारी करंट एसेट है, इसके अंदर अदर करंट एसेट। इंटरेस्ट यदि रिसीव करने की बात है तो वो एसेट बन जाएगी। अगला है लूज टूल्स। लूज टूल्स मैंने आपको बताया इन्वेंट्री का पार्ट है, इन्वेंट्री आती है करंट एसेट के अंदर, इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री। फिर है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक ये आएगा मेरा टेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर। फिर है डिविडेंड पेबल, करंट लाइबिलिटी, डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी है, एक बार कंपनी ने डिविडेंड कर दिया डिक्लेयर, वो पेड करना होगा एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, तो ये जाएगा मेरा करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग, और प्रपोज डिविडेंड कोई भी एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, ये है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो ये हमेशा जाएगी फुट नोट में, तो इसका कोई भी हेडिंग और सब हेडिंग नहीं होगा, ये सीधा जाएगा मेरा फुट नोट के अंदर। अगला एडवांसेस सप्लायर, सप्लायर को हमने दिया एडवांस, तो ये मेरी एसेट है, ये मेरी एसेट है, और वो भी के शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। सर इसे क्या हम एडवांस सप्लायर को अदर करंट एसेट में डाल दें, तो बच्चों अदर करंट एसेट में डाल दें तब भी ठीक है, लेकिन ये मैंने एडवांसेस दिए हैं सप्लायर्स को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ताकि वो माल मुझे कुछ 12 महीने के अंदर ही कर दे डिलीवर, तो वो मेजर मेरे अकॉर्डिंग तो सही है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगला कॉल्स इन एरियर, बैलेंस में प्रेजेंट नहीं करेंगे कॉल्स इन एरियर, केवल ये माइनस करेंगे जितना भी सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप या सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल है उसमें से। कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शोल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस करंट एसेट की अदर करंट एसेट में, क्योंकि ये है फिक्टिशियस। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नॉन करंट एसेट की, टेंजिबल के अंदर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वापस रिजर्व है, तो शोल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। लीगल क्लेम का प्रोविजन मानेंगे 1 साल के भीतर ही सेटल होगा, 1 साल के अंदर ही सेटल हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर क्रेडिट्स, इसके बारे में याद रखें, ये कभी भी यदि प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है हमें तो ये लाइबिलिटी साइड नहीं आएगा, ये जाएगा करंट एसेट में, और वो भी डेटर्स के अंदर, डेटर्स में से होगा माइनस। मशीनरी
व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग तीनों ही टेंजिबल एसेट है, तो नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, तो अभी तक कंपनी के अगेंस्ट ये डेट की तरह एक्नॉलेज नहीं हुआ है, तो ये जाएगा मेरा कंटिजेंट लायबिलिटी फुटनोट में। इसके लिए कोई भी हेडिंग सब हेडिंग नहीं होगी। पब्लिक डिपॉजिट, बोरविंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, तो नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। डिपॉजिट विद रेवेन्यू अथॉरिटीज, मैंने डिपॉजिट किया है रेवेन्यू अथॉरिटीज के साथ, मैंने कोई टैक्स डिपॉजिट किया हुआ है। करंट एसेट की अदर करंट एसेट में स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स है, तो करंट एसेट की इन्वेंट्री में। अनक्लेम्ड डिविडेंड कंपनी ट्रांसफर करेगी। करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में जो भी होल्डर है, अनक्लेम्ड डिविडेंड पहले ट्रांसफर कब करती है, जब होल्डर का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, किसे पेमेंट करना है ये हमें पता ही नहीं है, तो कंपनी इस अमाउंट के डिविडेंड को करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में शो करेगी। इस अमाउंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर, जो भी होल्डर जैसे जैसे आइडेंटिफाई होते जाएंगे उनका रीपेमेंट हम करते जाएंगे डिविडेंड के फॉर्म में। बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल, बिल्डिंग जो कंपनी ने परचेज किया, कंपनी के पास जो है ये बेचने के लिए खरीदी है, बेचने के लिए खरीदी है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है वो जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। दिया नहीं है कौन सा पर्सपेक्टिव है, कितना टाइम पीरियड रहेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट जाएगा लॉन्ग टर्म में। हेडिंग नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कैश एट बैंक, करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेड, ये जाएगा अपना करंट एसेट की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा आया हुआ है एडवांस, करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस, हेडिंग करंट एसेट, सब हेडिंग अदर करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी है जो मैं पेड करनी होगी, ड्यू हो चुकी है, तो ऐसी लाइबिलिटीज जो ड्यू हो गई हैं अब पेड करनी है वो सारी जाएंगी करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑलरेडी कर चुके हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया है। सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो भी सरप्लस है ये जाएगा शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस में। इसके बाद बिल्स रिसीवर, करेंट एसेट के ट्रेड रिसीवेबल में, क्लोजिंग स्टॉक करेंट एसेट की इन्वेंट्री में, एडवांस टैक्स करेंट एसेट की अदर करेंट एसेट में, टैक्स हमने एडवांस में पेड कर दिया है। क्रेडिटर्स फॉर रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है, करेंट लाइबिलिटी की अदर करेंट लाइबिलिटी। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा लेना है मतलब मेरे हैं डेटर्स, तो ये आएगा करंट एसेट की ट्रेड रिसीवेबल में। ये बात थी बच्चों ओवरऑल। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का प्रेजेंटेशन, कौन से लिमिटेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे, सिग्निफिकेंस, ओवरऑल। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस को लेकर। ऐसे ही बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और पढ़ते रहें। थैंक यू।